जय हिंद साथियों, मैं अमजद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके और हमारे इस YouTube चैनल पॉलिटेक्निक प्लस पे। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एमसीक्यू जो कि 2018 के एसबीटी बोर्ड एग्जाम में पूछे गए थे। आज की इस वीडियो को शुरुआत करने से पहले आप सभी को मैं बता दूं कि आप सभी के बीच जो है हम 20-20 क्वेश्चन का 3 सेट लेके आएंगे। कितना सेट? 3 सेट आएंगे। एंड टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो 60 क्वेश्चन जो है आपके बीच हम प्रोवाइड कराएंगे 3 वीडियो में। यानी नेक्स्ट जो 2 वीडियो आएंगे उसमें जो हम 40 क्वेश्चन डील करेंगे। यानी टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो 60 क्वेश्चन जो है आपको हम एमसीक्यू में बताएंगे। जिस 60 क्वेश्चन में मैक्सिमम क्वेश्चन जो है आपके डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल जाएगा, क्योंकि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का जितने भी सारे क्वेश्चन है वो रिपीटेड क्वेश्चन हर साल किए जाते हैं। यानी 20 क्वेश्चन में आपको 18 क्वेश्चन जो है मेरा इसी 3 वीडियो से आपको मिलने वाले हैं। तो प्लीज इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और हमारा मोटिवेशन बढ़ाने के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो का शुभारंभ करते हैं। तो सबसे पहले आपके बीच जो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स which relates to body without any reference to a force is called। पहले आप क्वेश्चन को समझिए, देन आपको हम आंसर बताते हैं। क्वेश्चन कह रहा है सर मैकेनिक्स का वैसा ब्रांच जो बॉडी से रिलेटेड हो लेकिन विदाउट एनी रिफरेंस टू अ फोर्स। यानी आपको बताना है मैकेनिक्स एक ऐसे ब्रांच को बताना है जिसमें किसी बॉडी के बारे में पढ़ते हैं लेकिन उसमें फोर्स को कंसीडर नहीं करते हैं। जब भी फोर्स को कंसीडर नहीं किया जाएगा उसको हम पढ़ते हैं काइनेमेटिक्स में। कहाँ पढ़ते हैं सर? काइनेमेटिक्स में। अगर फोर्स को रिफरेंस ले यानी फोर्स को कंसीडर करे तो आंसर होगा काइनेटिक्स। लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है सर? फोर्स को रिफरेंस नहीं दे रहा है यानी फोर्स को कंसीडर नहीं कर रहा है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा काइनेमेटिक्स। कोई दिक्कत? एक बार फिर से समझ लीजिए, अगर फोर्स को कंसीडर नहीं करे तो काइनेमेटिक्स, अगर फोर्स को कंसीडर करे तो काइनेटिक्स होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। तो आइए थोड़ा स्क्रॉल करके चलते हैं आप सभी को अगले क्वेश्चन की दुनिया में। तो आपके बीच दिखाई दे रहा होगा यह क्वेश्चन नंबर 2 जो लिख रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सर जी ये 9th का पढ़ाई है, आपने 9th में पढ़ा होगा वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी के बारे में। तो क्वेश्चन कर रहा है सर विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी, माने फॉलोइंग में वह कौन सा क्वांटिटी है जो क्या है? वेक्टर है। सबसे पहले वेक्टर क्या होता है? तो वेक्टर क्वांटिटी हम उस क्वांटिटी को कहते हैं जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो। तो ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है मास। मास में मैग्नीट्यूड तो होता है लेकिन डायरेक्शन नहीं होता है। वही क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2 कह रहा है सर वेट। तो वेट में डायरेक्शन भी होता है देन मैग्नीट्यूड भी होता है। तो आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो ऑप्शन नंबर 2 यानी वेट क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की दुनिया में। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है सर जी अ कपल इज फॉर्म्ड बाय। कपल कैसे फॉर्म्ड होता है ये आपको बताना है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है टू इक्वल एंड लाइक पैरेलल फोर्सेस, टू इक्वल एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। और सी में कह रहा है बोथ ए एंड बी। 4 में कह रहा है नॉन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ये क्या होता है? टू इक्वल और अनलाइक फोर्सेस। क्या होता है सर? टू इक्वल। अनलाइक करने का मतलब क्या हुआ कि इसका फोर्स इधर लगेगा एंड इसका फोर्स क्या लगेगा? इधर लगेगा, लेकिन दोनों क्या होगा? इक्वल रहेगा, बस डायरेक्शन क्या रहेगा? अलग रहेगा। इस प्रकार के जो कपल जो फॉर्म होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग? टू इक्वल एंड अनलाइक फोर्सेस। कोई दिक्कत? आप इसको ट्रिक से थोड़ा समझ सकते हैं। देखिए थोड़ा ट्रिक से आप इसको याद कर सकते हैं। कैसे? कपल, कपल समझ सकते हैं ना? कपल मतलब वही हस्बैंड वाइफ, इस समझ लीजिए। कपल मतलब हस्बैंड वाइफ। तो कपल की जब बात करेगा सर तो अनलाइक। अनलाइक मतलब क्या होता है? अलग अलग। दो कपल कब जुड़ते हैं, मतलब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कब मिलते हैं? जब दोनों क्या होते हैं? अलग अलग नेचर का होते हैं। तो दोनों क्या होते हैं? अनलाइक होते हैं। तो जब भी कपल की बात करेगा तो आप देखिएगा कि अनलाइक केने है। कपल की बात किया अनलाइक केने है। तो भैया कपल इज फॉर्म्ड बाय, तो कहिएगा क्या? टू इक्वल एंड अनलाइक फोर्सेस। कोई दिक्कत है? नहीं ना है सर। तो चलिए आइए लेकर चलते हैं आप सभी को अगले क्वेश्चन की दुनिया में जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके मैकेनिक्स के लिए, आपके एसबीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे लिखा गया है सर
SI यूनिट ऑफ फोर्स। ए मास्टर तू क्या पूछ दिया बाबू, ये हम नहीं पूछे हैं, ये तुम्हारा एग्जाम का SBT पूछता है। क्या पूछता है? SI यूनिट ऑफ फोर्स। फोर्स का SI यूनिट क्या होता है? कहेगा मास्टर साहब इसको हम 9th में पढ़ लिए हैं। तो हाँ बउआ पढ़ लिया, ठीक बात है। तो फोर्स का यानी बल का SI मात्रा क्या होता है सर? न्यूटन होता है। ऑप्शन नंबर 4 इज द क्या राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 4 क्या है? सही आंसर है, यानी न्यूटन हो गया किसका? फोर्स का SI मात्रक। चलिए लेके चलते हैं आप सभी को अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपके बीच दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे, लिखा गया है सर जी, द कंपोनेंट ऑफ अ फोर्स P एट राइट एंगल टू इट्स डायरेक्शन विल बी। कह रहा है सर द कंपोनेंट ऑफ फोर्स P, माने फोर्स P लग रहा है राइट एंगल यानी 90 डिग्री पे, टू इट्स डायरेक्शन विल बी। इसका डायरेक्शन क्या होगा? जब 90 डिग्री पर फोर्स रहेगा तो डायरेक्शन क्या होगा? जीरो होगा। कहेगा मास्टर जीरो कैसे हो जाएगा? तो आपको बताते हैं, देखिए क्या होता है सर, कॉस थीटा होता है। क्या होता है भैया? कॉस थीटा। और थीटा के वैल्यू कितना दिया गया है? तो कह रहा है ना सर राइट एंगल। राइट एंगल के मतलब होता है सर 90 डिग्री। तो थीटा के जगह पर रखिएगा 90 डिग्री, तो कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है? जीरो होता है सर। तो क्या हो गया आपका? जीरो। तो द कंपोनेंट ऑफ अ फोर्स P एट राइट एंगल टू इट्स डायरेक्शन विल बी जीरो इज द राइट आंसर। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 6 जैसा कि आपके सामने यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है सर अ बीम विच इज फिक्स्ड, अ बीम विच इज फिक्स्ड एट वन एंड एंड फ्री एट द अदर एंड इज नोन एज डॉट 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 बीम। कह रहा है सर कि एगो बीम है, मान लीजिए सपोज कीजिए ये क्या है सर, ये कोई मान लीजिए ऐसे है, ठीक है ऐसे है। कह रहा है अ बीम विच इज फिक्स्ड एट वन एंड, यानी ये वन एंड जो है इसका क्या है? फिक्स है, यानी ऐसे फिक्स है। ऐसे क्या है सर? ये फिक्स है। और ये क्या है? फिक्स है। एंड फ्री एट द अदर इंड, यानी ये वाला इंडवा जो है क्या है सर? फिक्स है, लेकिन ये क्या है? फ्री है। तो इस प्रकार के बीम को हम क्या कहेंगे? आपका क्वेश्चन में यही पूछ रहा है सर। तो इस प्रकार के बीम को हम कहते हैं क्या? कैंटिलीवर बीम। कौन बीम सर? कैंटिलीवर बीम। और ये सारा भी बीमे का टाइप है, तो थोड़ा इसके बारे में थोड़ा आपको हम बता देते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 दिया है फिक्स्ड बीम। फिक्स्ड बीम किसे कहते हैं? जो दोनों तरफ से फिक्स्ड हो, यानी यहाँ से भी दोनों तरफ से फिक्स्ड हो, उस प्रकार के बीम को क्या कहेंगे? यहाँ फिक्स्ड बीम कहेंगे। और सिंपली सपोर्टेड क्या कहेंगे? जो सिंपली कहीं सपोर्ट में लाया गया उसे क्या कहेंगे? हम सिंपली सपोर्टेड कहेंगे। और वहीं ऑप्शन नंबर 3 जो है कैंटिलीवर बीम किसे कहेंगे? तो कैंटिलीवर बीम उस बीम को कहते हैं जिसका वन एंड जो है फिक्स हो और अदर एंड जो है क्या हो? फिक्स नहीं हो, यानी फ्री हो। उस प्रकार के बीम को कहते हैं हम कैंटिलीवर बीम। और 4 में जो है कॉन्टिन्यूअस बीम। कॉन्टिन्यूअस बीम किसे कहते हैं? मान लीजिए कुछ प्रकार से है और इसका कॉन्टिन्यूअस बीम लगा, मैंने यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, मैंने बहुत जगह जगह चारों तरफ क्या है? फिक्स है, यानी कॉन्टिन्यूअस फिक्स किया गया है। उस प्रकार के बीम को क्या कहेंगे? हम कॉन्टिन्यूअस बीम। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा क्या होगा सर? अ बीम व्हिच फिक्स्ड एट वन एंड। वन एंड क्या है? फिक्स है। और अदर एंड क्या है? मूवेबल है, मतलब फिक्स नहीं है। तो इस प्रकार के बीम को क्या कहेंगे हम? ऑप्शन नंबर 3 कैंटिलीवर बीम। तो आप समझ गए होंगे इस क्वेश्चन से, आप सभी बीम को समझ गए होंगे कि कौन सा बीम क्या है। तो आइए चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है सपोर्ट अ बीम में बी डॉट डॉट सपोर्ट, यानी बीम को किस किस प्रकार से सपोर्ट किया जा सकता है। तो ऑप्शन ए में दिया है रोलर बीम, वही बात करें ऑप्शन बी में दिया है हिंज बीम, ऑप्शन 3 में दिया है फिक्स्ड बीम, और ऑप्शन 4 में दिया है ऑल ऑफ द एबव। इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। तो आइए चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर और दिखाते हैं कि अगला क्वेश्चन कौन सा है। तो आपके बीच जो है क्वेश्चन नंबर 8 दिखाई दे रहा होगा। तो आइए पढ़ते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कुछ पूछ रहा है। तो कह रहा है सर फोर्स सिस्टम में बी क्लासिफाइड एज, मतलब फोर्स सिस्टम को क्लासिफाइड कैसे किया? मतलब फोर्स सिस्टम का कह रहा है क्लासिफिकेशन क्या है? तो फोर्स सिस्टम का क्लासिफिकेशन है सर कोप्लेनर भी है, कॉन्करेंट एंड नॉन कॉन्करेंट भी है, कोलिनियर भी है। तो क्या होगा? ऑल ऑफ द एबव। क्या होगा? ये सारा जितना भी दिया हुआ है ये सब क्या है सर? फोर्स सिस्टम का क्लासिफिकेशन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है स्टैटिक फ्रिक्शन इज डॉट 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 देन डायनेमिक फ्रिक्शन।
कह रहा है कि स्टैटिक फ्रिक्शन यानी रोका हुआ फ्रिक्शन डायनेमिक फ्रिक्शन से ज्यादा होगा कि कम होगा। तो भैया कोई चीज रुका है तो क्या रुका है, उस पर ज्यादा फ्रिक्शन लग रहा है तो क्या हुआ है, और रुका हुआ है ना, ज्यादा उस पर फ्रिक्शन लग रहा है इसलिए कोई रुका है ना वस्तु। और डायनेमिक है यानी कोई चल रहा है मैंने गुरुक रहा है तो क्या उसमें फ्रिक्शन कम लग रहा है। तो इसमें कह सकते हैं कि स्टैटिक फ्रिक्शन जो होगा डायनेमिक फ्रिक्शन से क्या होगा, ग्रेटर होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी स्टैटिक फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन डायनेमिक फ्रिक्शन। समझ गए होंगे। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 10 जैसा कि आपके सामने दिखाई दे रहा होगा। तो आइए देखते हैं कि 10 नंबर में क्या पूछ रहा है। तो 10 में पूछ रहा है एंगल ऑफ रिपोज कोस्ट में क्यू एंड एंगल ऑफ फ्रिक्शन फाई इज रिलेटेड एज। तो आपको बता दें कि क्यू और फाई जो होता है आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। तो देखिए तो ऑप्शनों में केने क्यू और फाई इक्वल है, तो ऑप्शन नंबर 2 जो है क्यू बराबर फाई, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है सर फ्रिक्शन फोर्स डॉट 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 ऑन एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट सरफेस। माने फ्रिक्शन फोर्स जो है एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट सरफेस पे डिपेंड करता है कि डिपेंड नहीं करता है, कि दोनों करता है, कि इनमें से कोई ऑप्शन नहीं होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बता दें कि जो फ्रिक्शन फोर्स जो है एरिया पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 कि डज नॉट डिपेंड्स। फ्रिक्शन फोर्स डज नॉट डिपेंड्स ऑन एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट सरफेस, यानी कॉन्टेक्ट सरफेस के एरिया पर फ्रिक्शन फोर्स क्या करता है, डिपेंड नहीं करता है। तो फ्रिक्शन फोर्स जो होता है एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट सरफेस पे क्या होता है, डिपेंड नहीं करता है। यहां हमने लिखा है इट इज डिपेंड्स ऑन स्मूथनेस एंड रफनेस। ये डिपेंड करता है कोई सरफेस जो है स्मूथनेस है या फिर रफनेस है, यानी रुखर है या फिर प्लेन है, उस पर डिपेंड करता है, न कि सरफेस के एरिया पे। तो चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज द रेशियो ऑफ। डायरेक्ट जो है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का डिफरेंशियल यहाँ पे पूछ दिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लिमिटिंग फ्रिक्शन टू नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन टू कॉन्टेक्ट सरफेस। क्या होगा सर, लिमिटिंग फ्रिक्शन टू नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन टू कॉन्टेक्ट सरफेस, इसका हो जाएगा राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की दुनिया में। तो यहां आपके बीच दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन नंबर 13। यह कह रहा है सर द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ हेमिस्फीयर इज एट अ डिस्टेंस ऑफ डॉट 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 इट्स बेस मेजर अलोंग विथ वर्टिकल रेडियस। ये यहाँ पे इनडायरेक्टली जो है सेमी स्फीयर का क्या पूछ रहा है, वर्टिकल रेडियस पूछ रहा है, ठीक है। तो इसका जो है डायरेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 3r/8। क्या होगा सर, 3r/8, ठीक है। हेमिस्फीयर का रेडियस कितना होता है, 3r/8। इसको आप याद रखिएगा, ये एग्जाम में आपका फिर से रिपीट होने की संभावना है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ सॉलिड राइट सर्कुलर कोन लाइज ऑन द एक्सिस एट अ हाइट। क्वेश्चन कर रहा है सर जो सर्कुलर कोन होता है, यानी जो क्या होता है वृत्तीय जो शंकु होता है, लाइज ऑन द एक्सिस एट हाइट, कितना हाइट पे लाइज करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1/4 ऑफ द टोटल हाइट एबव द बेस। जो बेस से जो होता है 1/4 यानी 1/4, कितना होता है सर, 1/4, यानी 1/4 ऑफ द टोटल हाइट एबव द बेस। यानी जो राइट सर्कुलर कोन होता है वो क्या लाइज करता है सर, 1/4 पर लाइज करता है, ठीक है। तो ये आप समझ गए इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 15 आपके बीच यहां दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है सर अ मशीन सेड टू बी आइडियल इफ इट्स इफिशियंसी इज। कह रहा है कि कोई मशीन आइडियल है, कब कहेंगे उसका एफिशिएंसी कितना रहेगा ताकि हम किसी मशीन को आइडियल कहेंगे। तो आइडियल हम उसी मशीन को कहेंगे जितना हम उसमें इनपुट देंगे उतना ही क्या मिलेगा, आउटपुट मिल जाएगा, यानी कोई लॉसेस नहीं होगा। यानी किसी मशीन का एफिशिएंसी जो होगा 100% रहेगा, तब उस प्रकार के मशीन को हम क्या कहेंगे, आइडियल मशीन कहेंगे। क्या कहेंगे सर, आइडियल मशीन कहेंगे। लेकिन प्रैक्टिकली देखें तो अभी तक कोई आइडियल मशीन इस दुनिया में नहीं बनाया गया है। लेकिन आइडियल मशीन की बात जब भी करेगा तो क्या करेंगे हम, जिसका एफिशिएंसी जो होगा 100% होगी, उस प्रकार के मशीन को हम क्या कहेंगे सर, आइडियल मशीन। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है सर वेलोसिटी रेशियो ऑफ अ थर्ड सिस्टम ऑफ पुलीज हैविंग 3 पुलीज इज। कह रहा है सर कि वेलोसिटी रेशियो आपको निकालना है जिसमें नंबर ऑफ पुली कितना दिया गया है, 3 दिया गया है। तो ये एक छोटा सा न्यूमेरिकल होता है जो कि बहुत सारे बच्चों को पता नहीं रहता है, वो सिर्फ और सिर्फ इसका
ऑप्शन रटते हैं। और एक तो एग्जाम में क्या होता है कि बहुत बार जो है डाटा चेंज कर देता है और बच्चे का डाटा यहाँ पे काम नहीं आता है। तो आज मैं बताऊंगा कि इस न्यूमेरिकल को आप कैसे बताएंगे। तो इसका सिंपल जो फॉर्मूला होता है सर, जैसे कि आपको यहाँ पे लिखा हुआ है 2 के पावर n-1। क्या लिखा गया है सर? 2 के पावर n-1, जहाँ n क्या है? नंबर ऑफ पुली है। तो क्या बोला जा रहा है कि 3 पुली है। कितना बोला जाएगा? हैविंग 3 पुलीज। तो n के जगह पर क्या लिखेंगे हम? 3 लिखेंगे। तो 2 के पावर 3-1 एंड 2 के पावर 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। और 8 में से जाएगा तो कितना हो जाएगा? 7। तो ऑप्शन नंबर 3 में जो है 7 है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। अगर यहाँ पे 3 के जगह पर यदि 4 दिया रहता तो क्या करते हम? n के जगह पे 4 पुट करते। अगर 5 दिया रहता तो n के जगह पे क्या करते? 5 पुट करते, यानी n के पावर 5 -1 करके इसका बनाते तो आपका आंसर आता। तो चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है द एफिशिएंसी ऑफ डिफरेंशियल व्हील एंड एक्सल विल बी लेस व्हेन डायमीटर ऑफ द व्हील इज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोर। क्या हो जाएगा सर? मोर। तो चलिए, यानी अधिक होता है। तो चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 18। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है द वेलोसिटी रेशियो ऑफ अ सिंपल स्क्रू जैक विथ एल। मतलब सिंपल स्क्रू जैक का वेलोसिटी रेशियो पूछ रहा है जिसका लेंथ क्या है? एल है, ऑफ हैंडल एंड पी एज द पिच। इसका पी क्या है? पिच है। तो इसी का क्या निकालना है? वेलोसिटी रेशियो निकालना है। तो डायरेक्ट जो है आपका वेलोसिटी रेशियो पूछ दिया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी 2πL/p। तो इसको आप याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में रिपीट हो सकते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यानी क्वेश्चन नंबर 19 जो है वेरगॉन्स थ्योरम इज अप्लीकेबल टू ... फोर्स सिस्टम। यानी किस फोर्स सिस्टम में वेरगॉन्स थ्योरम क्या है? अप्लीकेबल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोप्लेनर फोर्स सिस्टम। चलिए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 20, जो काफी इजी भी है और आपके एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है वेक्टर क्वांटिटी हैज। तो वेक्टर क्वांटिटी के पास क्या क्या होता है हमने आपको पहले भी बताया है कुछ क्वेश्चन पीछे। तो वेक्टर क्वांटिटी हम उस क्वांटिटी को कहते हैं जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो। तो ऑप्शन दिया है 1 में मैग्नीट्यूड, 2 में डायरेक्शन और 3 में दिया है बोथ ए एंड बी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी, यानी वेक्टर क्वांटिटी एक ऐसा क्वांटिटी है जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आज के ये 20 ऑब्जेक्टिव आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे पहले बार हो ना तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और हाँ, आप कमेंट करके हमें बताइएगा कि क्या आप इसका अगला सेट देखना चाहते हैं कि नहीं देखना चाहते, आप कमेंट कर दीजिएगा। और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा हमारे मोटिवेशन बढ़ाने के लिए, ताकि मैं नेक्स्ट बार जल्दी से आपके लिए नेक्स्ट सेट यानी सेट नंबर 2 लेके आऊँ। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। तो चलिए मिलते हैं इस तरह से किसी और नई वीडियो के साथ। तब तक आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए दिल से धन्यवाद। जय हिंद।